लेकिन होता क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो परचेजर साहब हैं या जो हमारे राइडर जी हैं वो क्या करते हैं, सीधा मटेरियल ले आए, पता नहीं किसने पीओ पास किया नहीं किया और सीधा ले जा करके यूजर को दे दिया या स्टोर में ले जाकर पकड़ा दिया। अब बेचारा स्टोर वाला जो है मत्था मारता रहेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया माल, किसने मंगवाया, किस रेट पे मंगवाया। अब वो बेचारा मिलाता रहेगा। फिर क्या बोलेंगे हम, स्टोर वाले जो हैं बेकार हैं, कुछ काम नहीं करते, टाइम पास होता है, स्टोर की क्या जरूरत है कंपनी में। क्या दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों नया साल आ चुका है 2024 और नए साल में हमने सोचा एक थोड़ा अलग तरीके की वीडियो बनाई जाए। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम स्टोर और परचेज का पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं कि अगर कोई हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट के डालने से लेकर के और बिल पास होने तक प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है, वो हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो आप अगर स्टोर के अंदर काम करते हैं, परचेज में काम करते हैं, या आप एक प्लांट देख रहे हैं ओवरऑल, या किसी एमएसएमई के ओनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये काम की वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो को हम दो प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। दो हमने पीएफडी बनाए हुए हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेस फ्लो चार्ट हमने तैयार किए हैं, जिसमें जो पहला प्रोसेस है उसके अंदर हमने कोई मटेरियल की रिक्वेस्ट डाली, तो मटेरियल की रिक्वेस्ट डालने से लेकर के मटेरियल गेट तक आने तक की प्रोसेस समझाई गई है। जो दूसरी प्रोसेस है उसके अंदर हमने क्या समझा है कि जब मटेरियल गेट में आ गया और बिल पास होने तक। पहले हम फर्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड प्रोसेस देखेंगे। तो जो प्रोसेस है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दोस्तों चैलेंज क्या आता है इंडस्ट्री के अंदर कि बहुत सारी चीजें बाईपास हो जाती हैं और क्या होता है कि मटेरियल गेट पे आके रख जाता है या स्टोर में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, पीओ तैयार हो रहा होता है, मतलब किसी ने पीओ बनाया नहीं, किसी ने परचेज ऑर्डर अप्रूव किया नहीं, रिक्वायरमेंट किसने डाली नहीं डाली किसी को अता पता नहीं, लेकिन मटेरियल गेट पे आ गया। उसके बाद जो है भैया हमारी मजबूरी है, हमने ईआरपी लगा रखा है या हमने कोई सिस्टम कच्चा पक्का बना रखा है, उसके बाद हम पीओ तैयार कर रहे हैं। तो अधिकतर ये हालात हैं एमएसएमई यूनिट्स के। तो ये वाला प्रोसेस ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर चल रहा है। तो हमने करना क्या है, हमने एक प्रोसेस डिफाइन करना है जिस प्रोसेस के अंदर हम ये सारी जो चीजें हो रही हैं उनको एलिमिनेट कर सकें और एक ऐसा प्रोसेस तैयार कर सकें कि भैया राम सिंह आए, श्याम सिंह आए या घनश्याम सिंह आए तो वो यही प्रोसेस फॉलो करे, कोई भी प्रोसेस को बाईपास ना कर पाए। लेकिन उसके लिए जानना क्या जरूरी है, उसके लिए जानना जरूरी है कि एक प्रोसेस होना कैसा चाहिए। तो पहले जो हम देखने वाले हैं वो मटेरियल इंडेंट से लेकर के मटेरियल रिसीविंग तक का प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले कोई भी यूजर है वो किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट डालेगा। ठीक है, क्या करेगा, मटेरियल की रिक्वायरमेंट डालेगा कि भाई मुझे फलाना आइटम चाहिए। ये किससे आ सकती है रिक्वायरमेंट, ये आ सकती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे कि स्टोर है, परचेज है, ठीक है, ये किसी भी डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो पहले फर्स्ट क्या होगी, रिक्वायरमेंट तो आनी चाहिए, हमें पता तो चले कि हमें मंगाना क्या है। अब जब रिक्वायरमेंट आएगी उसमें दो केस होंगे, एक होगा केस ए, एक केस होगा बी। ठीक है, तो जो केस ए होगा, केस ए के अंदर क्या है कि हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है स्टोर के अंदर। यस, सबसे पहले तो स्टोर वाला क्या चेक करेगा कि ये वाला जो मटेरियल उन्होंने मांगा है हमारे पास मटेरियल स्टोर के अंदर अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए स्टॉक शीट। ठीक है, अब वो हम चाहे एक्सेल में बनाएं, किसी ईआरपी में बनाएं, ठीक है, या मैनुअल रजिस्टर में बनाएं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टॉक शीट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल है। तो अगर वह मटेरियल है तो क्या करेगा, वह मटेरियल को चेक किया, उसने मटेरियल है उसके पास, ठीक है, उसके बाद उसने मटेरियल इश्यू स्लिप के ऊपर उसके साइन कराए, जिसके अंदर उसने सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है यूजर ने। ठीक है, रिक्वायरमेंट किसने लिखी, यूजर ने लिखी क्वांटिटी के साथ। और जब ये जो इश्यू कर रहा है मटेरियल, उसने भर दिया कि हाँ हाँ मैं इतना मटेरियल जो है इनको इश्यू कर रहा हूं, और उसने मटेरियल को इश्यू करने के बाद कहाँ चढ़ा दिया,
ERP या IMS शीट। IMS क्या होता है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हमने एक शीट बना रखी है जिसके अंदर पूरी की पूरी हम इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं। तो उसके अंदर उसने आउट कर दिया कि भाई मेरे को ये वाला पेन 2 पीस चाहिए, इसने आउट कर दिया, तो वहां से स्टॉक लेस हो गया। पहला केस तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा केस, केस बी, कि हमारे पास जो है मटेरियल अवेलेबल नहीं है। कहां पर? स्टोर के अंदर हमारे पास मटेरियल नहीं है। तो क्या बनेगा हमारा? केस बी, नो मटेरियल नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो उसमें उसने चेक किया पहले स्टॉक शीट के अंदर, तो मटेरियल नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? फिर इंडेंट रेज करेगा, ठीक है। इंडेंट क्या होता है? जैसे इश्यू स्लिप भरी जाती है मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए, इंडेंट भरा जाता है परचेज रिक्वेस्ट के लिए। तो क्या किया जाएगा? एक इंडेंट डाला जाएगा कि भाई हमें ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो इंडेंट है वो किससे अप्रूव होगा? परचेज या प्रोडक्शन हेड से, ठीक है। सबसे पहले तो उससे अप्रूव होना चाहिए जो उसका डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर है। सपोज मैं किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं और मुझे चाहिए 2 MCB, ठीक है। मैंने इंडेंट डलवा दिया, तो सबसे पहले तो जो मेरा हेड है वो साइन करेगा, उसके बाद जो परचेज हेड है वो उसको साइन करेगा, ठीक है। अब जब हम इसको मटेरियल की हमने रिक्वेस्ट डाल दी, उसके बाद भी क्या होगा? हमारे फिर से 2 केस खड़े होंगे। वो 2 केस क्या होंगे? केस X इसको मान लेते हैं, केस Y इसको मान लेते हैं कि भाई जो मैंने मटेरियल की रिक्वायरमेंट डाली वो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, मतलब हम पहले से ही उसको परचेज करते आ रहे हैं, यानी कि हम इसको पहले से परचेज कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है हमारा? कि यह न्यू मटेरियल है, कि भैया इस मटेरियल को हम परचेज नहीं करते, हमें फर्स्ट टाइम मंगाना पड़ेगा स्टोर के अंदर, ठीक है। तो पहले क्या समझेंगे हम? एग्जिस्टिंग, अगर हमारे पास मटेरियल है, यानी कि हमारा ये माल पहले आया है लेकिन अभी स्टॉक में खत्म है, तो सबसे पहले जो मटेरियल ऐसा होगा उसके लिए क्या बनेगा? पीओ बनेगा। पीओ किस में बन सकता है? ERP बना सकते हो, एक्सेल में बना सकते हो, बुक में बना सकते हो, जो भी आपके यहाँ सिस्टम है उसका आप पीओ बनाओगे। पीओ क्या होता है? परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर के अंदर लिखा होता है क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, किस डेट तक चाहिए, किस स्पेक का चाहिए, ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी पेमेंट की। ये सारी चीजें इसमें डिटेल में मेंशन होती है, किसके अंदर? पीओ के अंदर। सबसे पहले हम पीओ बनाएंगे, अब पीओ को फिर अप्रूव कराएंगे किससे? परचेज HOD से, ठीक है। या यहाँ पे कोई प्लांट हेड भी उसको अप्रूव कर सकता है, ऑपरेशन हेड भी अप्रूव कर सकता है। हमने पीओ बनाया, उसको अप्रूव कराया। उसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए? उसके पास ये जो पीओ है सप्लायर के पास जाना चाहिए। सप्लायर कौन हो गया? जिससे मटेरियल हम रिसीव कर रहे हैं, तो हम उसको पीओ भेजेंगे कि भाई हमें ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये आप हमारे पास भेजो, ठीक है। जब मटेरियल का पीओ हमने भेज दिया तो उसके बाद हमें क्या करना है? फॉलो अप। तो भैया यही तो सबसे बड़ा काम है हिंदुस्तान में, क्या करना? फॉलो अप करना, कि भाई मैंने माल तो मंगवा दिया कि मुझे 2 MCB चाहिए, लेकिन उसके लिए फॉलो अप भी तो जरूरी है सप्लायर के साथ कि भाई कब तक मिल जाएंगी, कब तक मिल जाएंगी। चलो MCB तो ऐसी पार्ट हो गई, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो मान लो कि हमें स्पेशली चाहिए या कहीं से आना पड़ेगा, उसको मुंबई से मंगाएगा या कहीं और से मंगाएगा, तो उसके लिए क्या जरूरत है? फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप भी किससे करेंगे हम? अप्रूव्ड सप्लायर से, ठीक है। सप्लायर अप्रूव होना चाहिए कि हम पहले एक सप्लायर की लिस्ट हमारे पास हो कि भाई जो सप्लायर्स हैं इन सप्लायर्स से ये मटेरियल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? मटेरियल गेट पे रिसीव हो जाएगा। जब मटेरियल का हमने फॉलो अप किया तो मटेरियल कुछ समय बाद जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, डिलीवरी डेट है, मान लीजिए 1 दिन बाद गेट पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा फॉलो होगा वो होगा PR स्टोर 02। तो ये हमारा जो अभी ये PFD चल रहा है, ये है PR STR 01, ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टेप होंगे वो 02 में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या समझेंगे कि अगर ये जो मटेरियल है जो हमने मंगाया, अगर ये हमारा न्यू मटेरियल होता है, यानी कि ये हमारी मटेरियल लिस्ट में या स्टॉक शीट में नहीं होता, तो क्या करते हैं हम? तो भैया उसके लिए क्या करते हैं? हम 3 कोटेशंस मंगाते हैं। कितनी? एटलीस्ट 3 कोटेशंस मंगानी है,
ठीक है, कि भाई सप्लायर ए ने रेट दिया 100 रुपये, सप्लायर बी ने रेट दिया 110 रुपये, सप्लायर सी ने दिया 105 रुपये। क्वालिटी की कंडीशंस, ठीक है, पेमेंट के टर्म्स, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे L1, L2, L3 सिलेक्ट करेंगे और जो सबसे लोएस्ट रेट जिसके होंगे, जिसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी और जिसकी फास्टेस्ट डिलीवरी होगी, सबसे तेज डिलीवरी होगी, उसको हम यहाँ पे ऑर्डर जो है वो रेस करेंगे। तो ऑर्डर रेस करने के लिए क्या करना होगा, हमें कोटेशंस जो है वो अप्रूव करानी पड़ेगी। किस बेस पे, क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी के बेस पे हमने कोटेशंस अप्रूव कराई। और उसके बाद क्या फिर प्रोसेस फ्लो होगा, फिर कोटेशन के बाद क्या बनेगी, पीओ बनेगा। ठीक है, फिर पीओ के बाद ये वाला स्टेप पूरा का पूरा फॉलो हो जाएगा। ठीक है, और जब मटेरियल गेट पे रिसीव हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो आगे बताया हुआ है। लेकिन जब हम मटेरियल रिसीव कर लेंगे गेट के ऊपर, तो उसके बाद हम मटेरियल को क्या करेंगे, मटेरियल को इश्यू करेंगे जो यूजर है उस यूजर को। आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस है कि मटेरियल का बिल पास कराना, उसकी एंट्री वगैरह करते हुए जाना। लेकिन यूजर तो सफर नहीं करेगा, तो यूजर को हम मटेरियल इश्यू करेंगे जिसने रिक्वायरमेंट डाली है। तो यहाँ हमारा जो पहला जो प्रोसीजर है PRSTR01, यानी कि कहाँ से, मटेरियल की रिक्वेस्ट आने से लेकर के और मटेरियल गेट में इन होने तक का प्रोसेस हमने पूरा का पूरा समझ लिया। अब हम समझेंगे जब मटेरियल गेट पे आएगा उसके बाद से लेकर के और बिल पास होने तक क्या प्रोसेस होना चाहिए। अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो हमारा प्रोसेस नंबर 2 है, यानी कि जो मटेरियल गेट पे रिसीव हुआ और उसकी बिल पास होने तक क्या प्रोसेस फॉलो होगा। तो जो मटेरियल है वो गेट पे रिसीव होगा, ठीक है, सप्लायर से आएगा या जो परचेजर, जिसको हम राइडर भी बोल देते हैं या हमारा जो फील्ड बॉय है वो भी बोल देते हैं, इनके द्वारा गेट के ऊपर रिसीव होगा। ठीक है, गेट पे जैसे रिसीव होगा तो सिक्योरिटी वाला क्या करेगा, स्टोर को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, रिसीव जो मटेरियल हुआ है, और उसकी इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री कर लेगा। जो गेट के ऊपर इनवर्ड रजिस्टर है उसमें एंट्री कर लेगा और किसको इन्फॉर्म करेगा, स्टोर वाले को, कि भाई साहब फलाना फलाना आइटम आया है। लेकिन होता क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो परचेजर साहब हैं या जो हमारे राइडर जी हैं वो क्या करते हैं, सीधा मटेरियल ले आए, पता नहीं किसने पीओ पास किया नहीं किया, और सीधा ले जाकर के यूजर को दे दिया या स्टोर में ले जाकर पकड़ा दिया। अब बेचारा स्टोर वाला जो है मत्था मारता रहेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया माल, किसने मंगवाया, किस रेट पे मंगवाया। अब वो बेचारा मिलाता रहेगा। फिर क्या बोलेंगे हम, स्टोर वाले जो हैं बेकार हैं, कुछ काम नहीं करते, टाइम पास होता है, स्टोर की क्या जरूरत है कंपनी में। ठीक है, फिर इस तरीके की दलीलें दी जाती हैं। ठीक, रजिस्टर आया, फिर स्टोर सुपरवाइजर ने वेरीफाई किया। क्या वेरीफाई करेगा, मटेरियल की क्वांटिटी वेरीफाई करेगा एज पर चलान इनवॉइस। जो उसके ऊपर इनवॉइस साथ में आया है प्रोडक्ट के साथ या कोई चलान आया है उसके साथ क्या करेगा, वो मटेरियल की क्वांटिटी, मान लीजिए उसमें 100 पीस लिखे हैं फलाना फलाना आइटम, उसको वेरीफाई कर लेगा कि भाई ये 100 पीस ही हैं इस आइटम के या नहीं। ठीक है, देन उसके बाद और क्या चीजें वेरीफाई करेगा, स्पेसिफिकेशन देखेगा, रेट देखेगा, क्वांटिटी देखेगा एज पर पीओ। ठीक है, पीओ से मैच करेगा कि जो हमने पीओ इसके लिए रेस किया था उससे है कि नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरत है, या तो पीओ नंबर हमारा इनवॉइस के ऊपर मेंशन होकर आए, ठीक है, या फिर एक पीओ की कॉपी जो है जो हमने सप्लायर को भेजी वो अटैच होके आए बिल के साथ। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज फॉलो की जा सकती है। या तो पीओ नंबर डाल के दे सप्लायर। अब ये बोलेंगे क्या, सप्लायर तो डालते नहीं भाई। जब उसकी पेमेंट रोक दोगे ना सप्लायर की, वो अपने आप पीओ नंबर सब डाल के देगा। जब उसको वैलिड रीजन पता चलेगा भाई पेमेंट रुकने का ये कारण है कि मैंने पीओ नंबर नहीं डाला। अभी क्या है, उसको हम बोलते हैं नहीं सप्लायर को, फिर सप्लायर की गलती बता देते हैं। तो पीओ नंबर, ठीक है, डाल के देगा सप्लायर बिल के ऊपर, या पीओ की कॉपी साथ में अटैच करके देगा कि भाई इस पीओ का माल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद वो एमआरएन जनरेट करेगा स्टोर वाला। एमआरएन क्या होता है, मटीरियल रिसीव्ड नोट, कि हाँ मैंने ये जो मटेरियल है रिसीव कर लिया, उसकी एंट्री चढ़ा देगा। एमआरएन जनरेट करने के बाद जो एमआरएन की कॉपी है, पीओ की कॉपी है, रिसीविंग चालान की कॉपी है, इनवॉइस है, ठीक है, वो सब अटैच करके एक बंडल बनाकर किसको दे देगा, क्वालिटी को हैंड ओवर कर देगा।
ठीक है। अब क्वालिटी जब उसको चेक करेगा, क्योंकि भाई क्वालिटी ने ही तो चेक करना है, इनवर्ड क्वालिटी ने, कि माल ओके है या नहीं है। स्टोर वाला थोड़ी बता देगा ओके है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, फिर दो कंडीशंस बनती हैं। दो कंडीशंस क्या क्या बनती हैं? सबसे पहली होती है बीओपी पार्ट्स, यानी कि बॉट आउट पार्ट्स हैं। ऐसे पार्ट्स जो आएंगे डायरेक्ट और मशीन में या कंपोनेंट में लग जाएंगे, जिसके अंदर कंज्यूमेबल्स भी हो सकते हैं, हार्डवेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो बॉट आउट पार्ट्स हैं उनमें क्या क्वालिटी चेक हो सकती है? उसमें तो मोटा मोटा देखा जा सकता है एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं, जो मेक लिखा है वो है या नहीं। तो क्वालिटी वाले ने क्या वेरीफाई किया कि ये जो है एज पर डॉक्यूमेंट जो मटेरियल है वो रिसीव है नहीं, और उसने क्यूसी ओके की स्टैंप लगा दी, ठीक है। उसमें मोटा मोटी चीजें चेक कर ली बीओपी के अंदर। और जो जॉब वर्क वाले आइटम हैं या कंपोनेंट्स हैं जो बाहर से बन करके आ रहे हैं, उनमें कैसे रिसीविंग होगी? उनमें जो क्यूसी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। और जो यहाँ भी जो क्रिटिकल पार्ट्स होंगे उनकी भी क्यूसी रिपोर्ट बनेगी। जिस मान लो कोई ऐसा कोई हमारा स्विच है, कोई हमारा मीटर है जिसका टेस्टिंग होनी जरूरी है, तो टेस्टिंग के बाद उसकी रिपोर्ट बनेगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं किस आइटम की टेस्टिंग होनी है बीओपी में, किसकी नहीं होनी है। क्यूसी रिपोर्ट बनाया, अगर उसको ओके मिला पार्ट एज पर क्यूसी, तो उसकी ओके की स्टैंप जमा उस पर लगा देगा और डॉक्यूमेंट को किसके पास दे देगा? वापस स्टोर में ही दे देगा, ठीक है। स्टोर के पास जब ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए, सारे के सारे वापस आ गए, जिसके अंदर बिल लगा हुआ है, चालान लगा हुआ है, अगर कोई चालान है तो एमआरएन की कॉपी है, क्यूसी स्टैंप लगी हुई है, क्यूसी रिपोर्ट लगी हुई है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। उसके बाद क्या होगा, स्टोर सारे जो डॉक्यूमेंट हैं इनको ले जाकर के किसको देगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देगा। और जो एमआरएन रजिस्टर बना रखा है या आपने कोई शीट बना रखी है, उसके ऊपर अकाउंट्स के साइन करा लेगा कि भाई हाँ मेरे को ये बिल रिसीव हो गया। अब होता क्या है प्रॉब्लम, स्टोर वाले तो दे देते हैं, लेकिन अकाउंट वाले भाई साहब ने उठा के इधर उधर कहीं रख दिया, फिर बोले मेरे को तो बिल मिला नहीं जी, मुझे तो किसी ने बिल दिया नहीं जी, मैं क्या करूं, मैं क्या कर लूं इसमें, मैं कैसे बिल पास कर दूं? तो उसके लिए क्या है कि आप एक रजिस्टर बनाओ, जो एमआरएन वाला रजिस्टर है उसी पर अकाउंट्स वाले के आप साइन ले लो कि भाई ये वाला जो आइटम इस एमआरएन के अगेंस्ट में आया है उसके डॉक्यूमेंट्स ये रहे, आप इस पे रिसीविंग दे दो कि हाँ हमें ये जो है इनवॉइस मिल गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो जिम्मेदारी शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाती है क्या कहते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? वेरीफाई कर लेगा क्या पीओ कॉपी, जीआरएन, क्यूसी सब कुछ ओके हैं, मतलब जो पीओ के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसी हिसाब से माल आया है और रेट वगैरह ठीक लगे हैं, पेमेंट टर्म्स वगैरह ठीक डले हैं। तो उसके बाद क्या करेगा, वो जो अप्रूवल अथॉरिटी है उससे अप्रूव कराएगा, ठीक है। और उसकी जो पेमेंट है उसको प्रोसेस कराएगा सप्लायर की, ठीक है। सप्लायर की पेमेंट अगर आप टाइम से नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है भाई। सैलरी आप सब टाइम से देते हो, ठीक है। जिनकी 1 तारीख सेट है 1 को देते हैं, जिनकी 5 है 5 को देते हैं, जिनकी 7 है 7। लेकिन सप्लायर क्या है भाई, सप्लायर भी तो आपके लिए काम कर रहा है ना। अगर आपने सप्लायर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए हैं कि 30 डेज पे पेमेंट हो जाएगी या 15 दिन में पेमेंट होगी या 60 डेज पे पेमेंट होगी, तो सप्लायर का थोड़ी जिम्मेदारी है आपसे बोले सैलरी को अपना पेमेंट दे दो। आपका एम्प्लॉय आपसे सैलरी मांगने आता है क्या कि सर आज 10 तारीख हो गई, सर सैलरी दे दो, सैलरी दे दो। लेकिन बेचारा सप्लायर क्या है, काम भी करता है, सामान भी देता है, क्रेडिट पे भी देता है, फिर आपके हाथ जोड़ के बाबूजी मेरी पेमेंट करा दो, बाबूजी मेरी पेमेंट करा दो। क्यों? क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भुगतान कौन कर रहा है? सप्लायर। और जब ऐसे सप्लायर परेशान होता है ना, या तो रेट बढ़ा के लेता है या आपको जब जरूरत पड़ती है तो आपको अच्छे तरीके से परेशान कर देगा, ना आपका फोन उठाएगा ना आपको रिस्पॉन्स करेगा सही से, फिर उसको आप गालियां देते फिरोगे। तो पेमेंट जो है सप्लायर की टाइम पे होनी चाहिए। तो पेमेंट टाइम पे होने के लिए क्या जरूरी है, जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो सारी प्रोसेसिंग वगैरह ठीक करे और उसको पेमेंट के लिए अप्रूव करा के प्रोसेस करे, जो भी पेमेंट साइकिल है उसके हिसाब से पेमेंट कराए। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी जो है वो मेंशंस कर दिए कि भाई ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द अवर प्रोसीजर। जिन डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प या साइन करने की जरूरत है उनको हम स्टैम्प साइन करें, ठीक है। बिल सबमिशन टू अकाउंट डिपार्टमेंट शुड बी डन ऑन डेली बेसिस, कि डेली बेस पे जो बिल हैं अकाउंट डिपार्टमेंट
द्वारा अकाउंट्स में सबमिट होने चाहिए। ये नहीं एक एक हफ्ते के बिल जमा करके बैठे रहते हैं या एक एक महीने के बिल जमा करके बैठे रहते हैं स्टोर वाले। जब मंथ क्लोज हो जाता है जीएसटी वाला तब भागते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे बिल शुड बी सबमिटेड टू अकाउंट्स ऑन नेक्स्ट 10 AM। अगले सुबह 10 बजे से पहले पुराने दिन के बिल चले जाने चाहिए। मैक्सिमम अलाउड टाइम फॉर बिल सबमिशन टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट बाय स्टोर डिपार्टमेंट इज 1 day ओनली। एक दिन के अंदर कोई भी बिल है अकाउंट्स में पहुंच जाना चाहिए। आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, 2 day भी कर सकते हो या 3 day भी कर देते हो, लेकिन जितना आप इसमें सहूलियत दोगे लोग उतना उसका शोषण कर देंगे। तो बेटर ये है आप एक दिन बोलो, एक दिन के अंदर बहुत होता है, एक दिन सब कुछ आ गया, एक दिन के अंदर QCVC हुआ और जाकर के अकाउंट्स में हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। अब मैक्सिमम अलाउड टाइम फॉर गेटिंग इनवॉइस अप्रूवल फ्रॉम अप्रूवल अथॉरिटी बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 3 days। जब बिल इनको मिल गए तो 3 दिन के अंदर बिल अप्रूव होना चाहिए। बिल अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि 3 दिन में पेमेंट होनी चाहिए, बिल पास हो जाना चाहिए कि हाँ भाई मेरी तरफ से ओके है, और जाके पास वाली फाइल में लग जाए और हिस्ट्री में चढ़ जाए, लेजर में चढ़ जाए कि हाँ भाई ये वाला बिल इस पार्टी का आ गया है, अप्रूव है और इसकी ये पेमेंट टर्म्स हैं, इसके हिसाब से 30 days में हमने पेमेंट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये प्रोसीजर 2 समाप्त होता है। इस तरीके से अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो पूरा का पूरा आप स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के आप चला पाओगे। तो इस वीडियो में हमने जाना स्टार्टिंग से मटेरियल इन होने से लेकर के मटेरियल जो इश्यू होने तक और मटेरियल का बिल पास होने तक क्या क्या स्टेप्स हैं जो हर डिपार्टमेंट ने फॉलो करने हैं, जिससे कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी देनी है, हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल आ चुका है AYT कंप्यूटर अकेडमी के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा दूसरा चैनल है AYT कंप्यूटर अकेडमी। आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। ठीक है, साथ ही मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। इस पे हम तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, जिसके अंदर हमारी गूगल शीट से रिलेटेड और आपका एक्सेल से रिलेटेड, जिसके अंदर पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि भाई वी लुकअप जैसे फॉर्मूला है, डेटा सॉर्टिंग है, प्रेजेंटेशन बनाना सीखें, सम सब्ट्रैक्ट डिवाइड कैसे करें, सम काउंट, एवरेज, ठीक है, अटेंडेंस शीट एक्सेल में कैसे बनाएं, पेरेटो कैसे बनाएं। तो और भी इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ही जानकारी देंगे, क्योंकि आज के ज़माने में जो सबसे ज़रूरी स्किल है वो है कंप्यूटर स्किल। अगर आप कंप्यूटर स्किल नहीं है तो मेरे नज़र में आप अनपढ़ हो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।